यूपीएससी जिहाद के नाम से नफरत फैलाने वाला सुदर्शन टीवी का संचालक सुरेश चौहान के अपना नफरत का एजेंडा बराबर चला रहा है। सरकार में सत्ता में बैठे जिम्मेदार सब के सब तमाशा देख रहे हैं। अपने कार्यक्रम के जरिए बिना सिर पैर की बातें जिनका कोई वजूद नहीं है वो झूठ फैलाकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। लेकिन खैर, उसका काम है नफरत फैलाना और हमारा काम है उसके फैलाए हुए झूठ का सच बताना। दोस्तों, मैं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। आपको सारी बात बताने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और पड़ताल करके जो झूठ, जो नफरत का ये जो बाजार चल रहा है उनकी सच हम आपको बताते हैं। तो मैं बात कर रहा था यूपीएससी जिहाद की, और जिस तरीके से जो सुदर्शन टीवी के चौहान के द्वारा जो फैलाया जा रहा है। आपको फिर बता दूं, यूपीएससी देश की सबसे टफ और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली है। इस पर सवाल उठाना बेमानी है। इस न्यूज के आखिर में मैं आपको यूपीएससी से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा। पहले इस नफरती चिंटू के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इस नफरती चिंटू ने पहले यूपीएससी जिहाद नाम का हैशटैग चलाया, जिसमें सोशल मीडिया पर यूपीएससी परीक्षा में इस्लामिक स्टडीज नाम का झूठ फैलाया। झूठ सामने आया तो ये नफरती चिंटू, ये नफरती खरबूजा चारों खाने चित हो गया। हमने उसका पूरा सच बताया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस भाग का लिंक दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब ये अपने झूठ से और ज्यादा झूठ फैला रहा है, उसका भी सच हम आपको बता देते हैं। अपने मन गढ़ंत बातों से, हवाई बातों में, बिना यूपीएससी के सिलेबस को पढ़े यह कह रहा है कि यूपीएससी में हिंदुओं के लिए 6 मौके हैं तो वहीं मुसलमानों के लिए 9 मौके हैं। यूपीएससी में हिंदुओं के लिए अधिकतम उम्र 32 साल है, वहीं मुसलमानों के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है। इसके अलावा उर्दू माध्यम से दी जाने वाली परीक्षा की सफलता दर, मुसलमानों के लिए चलाए जाने वाले कोचिंग सेंटर, इन पर इसने काफी सवाल उठाए हैं। उन सब की सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह भ्रम में डाल के और एक तरीके से नफरत का बाजार चला रहा है। तो आज उनका सच भी आप जान लो। तो आइए जानते हैं कि यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा कि क्या मापदंड है, क्या योग्यता मांगता है यूपीएससी। इसी साल 12 फरवरी को यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया था, जिसकी परीक्षा अभी 4 अक्टूबर को होनी है। यह किसी वजह से क्या, यह कोरोना महामारी की वजह से यह लेट हो गई, वरना एक निश्चित तिथि होती है यूपीएससी की परीक्षा की, जिसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होता है। पहली बार यह चेंज हुआ है। इसमें इस जो नोटिफिकेशन जारी किया था 12 फरवरी को यूपीएससी ने इस बार होने वाली प्रीलिम्स के लिए, तो उसने योग्यता, उम्र, आरक्षण और परीक्षा के विषय आदि के बारे में सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी थी। हमेशा देता है, इस बार भी दी थी। कौन व्यक्ति आईएएस, आईएफएस या आईपीएस या आईआरएस बन सकता है, इस बारे में पूरी जानकारी। इस सवाल पर नोटिस में बिल्कुल साफ लिखा है कि उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि किसी खास धर्म, जाति, नस्ल का। इसके बाद आते हैं उम्र के सवाल पर। यूपीएससी सिविल परीक्षा के लिए साफ कहता है कि इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल है, जबकि अधिकतम आयु 32 साल है। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और शारीरिक रूप से अक्षम और पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए उम्र में छूट है। ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन में अगर पढ़े लिखे अगर ये होता तो ये पढ़ लेता और उसके बाद मैं आपको बताता। मैं आपको बता रहा हूं, आप यूपीएससी की साइट पर जाइए और चेक कीजिए, आज भी यही लिखा हुआ है। एसटी और एससी समुदाय के लिए अधिकतम आयु की उम्र 37 वर्ष है, ओबीसी समुदाय के लिए अधिकतम 36 वर्ष है और शारीरिक रूप से अक्षम
के लिए 42 वर्ष है। इसके अलावा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा तक आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसमें कहीं भी मुसलमान या किसी और धर्म या समुदाय का नाम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि उम्र का पैमाना समुदाय के आधार पर नहीं है और न ही धर्म के आधार पर है। किस आधार पे है यह मैंने आपको बता दिया, एसटी, एससी, ओबीसी और पूर्व सैनिक या विकलांग। अब आते हैं इस नफरती खरबूजे के अगले झूठ पर कि मुसलमानों को अधिक मौके मिलते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा भी ये कर रहे हैं। ये और इनकी आईटी सेल जो भी है ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों को अधिक मौके मिलते हैं। मुसलमानों को यूपीएससी की परीक्षा में 9 बार मौका मिलता है, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। इस दावे का सच मानने के लिए यूपीएससी के नोटिस को फिर से पढ़ो, जो साफ कहता है कि उम्मीदवारों के लिए 6 मौके हैं, जबकि एससी, एसटी समुदाय और शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो चाहे जितनी बार परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर जनरल हैं तो उनके पास में सिर्फ 6 मौके हैं और जनरल चाहे वो अल्पसंख्यक या मुसलमान हो वो जनरल में ही आते हैं। कुछ एक जातियां हैं जो एससी के अंदर आती हैं, बाकी जनरल के अंदर ही आती हैं, तो उनको 6 मौके ही हैं। लेकिन इसके अलावा ओबीसी समुदाय से आने वाले उम्मीदवार 9 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी किसी धर्म के आधार पर, किसी को भी धर्म के आधार पर मौका नहीं दे रहा है। सिर्फ मुसलमानों को 9 बार परीक्षा देने की छूट का दावा बिल्कुल झूठ है। आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं पहले भाग में, इसके पहले वाला भाग जो मैंने आपको बताया था, इसके झूठ का पर्दाफाश किया था, उसमें साफ बता चुका हूं कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के 26 वैकल्पिक विषय में कहीं भी इस्लामिक स्टडीज का विषय नहीं है। अब आते हैं उर्दू पर। उर्दू, इसी नफरती चिंटू ने यह दावा किया कि उर्दू माध्यम से फायदा मिल रहा है। इसकी भी हकीकत जान लेते हैं कि उर्दू माध्यम से कितना फायदा मिल रहा है। ये जो है सुदर्शन टीवी का जो भी, ये और इनके आकाओं का आईटी सेल सोशल मीडिया पर और अपने कार्यक्रम पर ये फर्जी दावे कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। एक दावा यह है कि मुसलमान जो अभ्यर्थी हैं, जो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, वो उर्दू साहित्य और उर्दू माध्यम के बल पर सिविल सेवाओं में ज्यादातर आ रहे हैं। उर्दू माध्यम की बात करें तो आईएएस की ट्रेनिंग देने वाले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी के 2019 के 94वें फाउंडेशन कोर्स में 326 ट्रेनी आईएएस थे। ये अभी जो बैच है उसकी मैं बात कर रहा हूं। इस ट्रेनी आईएएस का सिविल सेवा का माध्यम देखा जाए तो आप देख लें कि 326 में से, ध्यान रखिए, 326 में से 315 का अंग्रेजी माध्यम है, 8 का हिंदी और 1 का गुजराती और 1 का कन्नड़ और मराठी माध्यम था। यानी कि इसमें उर्दू माध्यम किसी का नहीं था। इसके अलावा अब बात करते हैं, अगर उर्दू साहित्य से अधिक कामयाबी मिलने का जो झूठ फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है कि उर्दू माध्यम से आ रहा है, जबकि उर्दू माध्यम का कोई भी नहीं था। भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है। यूपीएससी ने आंकड़ा जारी किया जिसमें बताया कि किस भाषा साहित्य को मुख्य परीक्षा में कितने लोगों ने वैकल्पिक विषय के रूप में लिया। 2017 में 265 लोगों ने हिंदी साहित्य, 114 लोगों ने कन्नड़, 111 ने मलयालम और 106 ने तमिल साहित्य को चुना। वहीं उर्दू की बात करें तो इससे सिर्फ 26 अभ्यर्थियों ने विषय के रूप में चुना। साल 2018 में उर्दू साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले सिर्फ 16 अभ्यर्थी थे,
भाषा साहित्य विषय पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले विशेषज्ञ लक्ष्मी शरण मिश्रा कहते हैं कि भाषा साहित्य के वैकल्पिक विषय में बहुत सारे पैरामीटर को ध्यान में रखकर छात्र चुनते हैं। इसकी शुरुआत पाली भाषा से हुई थी। इसका कारण यह था कि पाली का सबसे छोटा सिलेबस होता था और इसके जानकार कम होते थे, इसलिए इसके बाद दक्षिण भारत में छात्रों के कारण जो दक्षिण भारत के छात्र हैं उसमें दक्षिण भारतीय भाषाओं का दबदबा रहा। सिविल सेवा परीक्षा में दक्षिण भारत की भाषाओं का दबदबा बढ़ा। कन्नड़ के छात्रों को काफी फायदा मिला और बीते एक दशक में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ संस्कृत साहित्य के छात्रों ने उठाया है। यूपीएससी का डेटा है, ये घर से नहीं आया है। उर्दू को लेने वाले छात्र बहुत थोड़े हैं और ये वही छात्र हैं जिन्हें भरोसा होता है कि वे इस विषय की परीक्षा आराम से निकाल लेंगे। मुस्लिम अभ्यर्थी जो सफल हो रहे हैं उनमें 90% उर्दू विषय को नहीं चुन रहे हैं। मैं अगर खुद अपनी बात करूं तो मेरे घर में पिछले 2 साल से मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने भी उर्दू विषय नहीं लिया है, उसका भी अंग्रेजी माध्यम है, जबकि उसके दादा उर्दू के लेक्चरर रह चुके हैं। उर्दू साहित्य की सफलता दर बढ़ी हुई क्यों दिख रही है, इस सवाल पर मैं आपको बताता हूं। और जो है लक्ष्मी शरण मिश्रा वो भी कह लीजिए कि मान लीजिए, क्योंकि ये इन्होंने एक तरीके से इस झूठ को कैसे बताया कि सफलता दर को बढ़ा हुआ दिखा दिया। अब वो सफलता दर कैसे बढ़ी हुई है ये भी आप देख लीजिए कि मान लीजिए राजनीतिक विज्ञान 10,000 छात्र ले रहे हैं, ये विषय है राजनीतिक विज्ञान, अगर 10,000 छात्र ले रहे हैं, लेकिन उनमें से मान लीजिए कि 50 छात्र पास हो रहे हैं, यानी कि 50 छात्र कामयाब हो रहे हैं, और वहीं उर्दू विषय चुनिंदा लोग यानी कि मान लो 100 लोग ले रहे हैं और 1 या 2 भी पास हो रहे हैं, तो प्रतिशत में उर्दू ज्यादा दिखेगा। और राजनीतिक विज्ञान जिन्होंने लिया है जिसमें पास ज्यादा हुए हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रतिशत में कम दिखेगा। बस इसी तरीके से भ्रम डाला जा रहा है। चलो इस बात को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं पूरे आंकड़ों के साथ में। 2017 में हिंदी साहित्य में 265 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 19 पास हुए, जबकि उर्दू में 26 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और पास कितने हुए, 5 पास हुए। यह आंकड़ा है। अब इसमें हिंदी साहित्य की सफलता दर कितनी हुई, 7.1%, जबकि उर्दू साहित्य की सफलता दर अगर देखोगे तो कितनी होगी, 19.2%। इसका अर्थ क्या हुआ कि आंकड़ों को घुमाकर यह जनता को भ्रम में डाल के और झूठ बोल रहा है और नफरत फैला रहा है। अब इस झूठ पर भी आ जाइए कि सिर्फ मुसलमानों को मिल रही है मुफ्त कोचिंग, क्योंकि इसने कोचिंग पे और उस पे न जाने कितने फायदे उठाए। तो उसका भी एक सच, उसका भी हकीकत आप देख लीजिए। सोशल मीडिया पर भी इसने काफी झूठ फैलाया। उस पर भी यह दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को सिविल सेवा परीक्षा की सरकार मुफ्त में तैयारी करा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, झूठ है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय समेत कई और मंत्रालय हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की कई कोचिंग योजनाओं में पैसा देते हैं और कोचिंग कराते हैं। ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लिए होती है, जो कि इसने झूठ फैला के और सिर्फ मुसलमानों के लिए कर दी। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग के एससी और ओबीसी छात्रों को अपनी पसंद से कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने की एक स्कीम भी शुरू की है, जिसमें पैसा मंत्रालय देगा और साथ ही छात्रवृत्ति भी देगा। सवाल इसने और भी काफी उठाए, उनके भी सारे जवाब मैं आपको पूरा
उससे दूंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय और जकात फाउंडेशन जैसी गैर सरकारी संस्था सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियां कराती है। इसमें इसने काफी सवाल उठाए थे। ये सभी अल्पसंख्यक महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े एससी और एसटी समुदाय के छात्रों के लिए कोचिंग चलाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लोगों से जुड़े संगठन ही सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग चला रहे हैं? तो आप यह सच जान लें कि इस बार सिविल सेवा के परिणामों में जैन समुदाय के अच्छे खासे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो क्या यह कह देना चाहिए कि यूपीएससी जैन धर्म का समर्थन कर रही है? जैन धर्म की एक संस्था है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास 1000 करोड़ रुपए का फंड है। इस फंड के तहत इस संगठन ने जयपुर, इंदौर, दिल्ली, चेन्नई में आवासीय कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, जहां पर जैन समुदाय के बच्चों को 3-4 साल तक मुफ्त रखकर कोचिंग दी जाती है। कोई पैसा उनको नहीं देना होता है। मध्य प्रदेश पीएससी में जैन धर्म के अभ्यर्थियों का चयन अच्छी तादाद में होता है और इसकी सफलता दर 20 से 25% है। तो क्या उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए या यूपीएससी के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए? हर समुदाय, हर राज्य यही चाहते हैं कि सिविल सेवा में उनके लोग पहुंचें। गुजरात में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग शुरू की थी ताकि गुजराती सिविल सेवा में अधिक पहुंचे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने ब्लॉक लेवल पर कोचिंग शुरू की थी। आरएसएस की संकल्प संस्था के बारे में हर कोई जानता है। तो क्या आरएसएस पे सवाल उठाएं? जो तैयारी करवा रही है, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय सिविल सेवाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह नफरती खरबूजा सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटना ही जानता है। हर समुदाय अपना अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा रहा है, यह नहीं दिखाएगा ये, लेकिन इसको मुसलमानों में ही जिहाद दिखता है। एक बात आपको बता दूं, यूपीएससी सिविल परीक्षा में मुसलमानों की सफलता दर बहुत कम है। इस साल आंकड़े से बता रहा हूं, मैं हवा के अंदर बात नहीं कर रहा हूं। इस साल घोषित हुए सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम में कुल 829 में से 42 मुस्लिम उम्मीदवार ने सफलता हासिल की थी, जो सिर्फ 5% है। जबकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या कितना है? 15% है। कितने होने चाहिए? 15%। 2018 में 28 लोग पास हुए थे मुस्लिम। 2017 और 16 में 50-50 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी। इस पूरी पड़ताल में जो हमने आपको बताया और पूरा जो डेटा खंगाला, उसमें यूपीएससी की सिविल परीक्षा में मुसलमानों को खास छूट दिए जाने के दावे पूरी तरह से गलत हैं। ये इस नफरती खरबूजे की दिमागी फितूर है। सिर्फ नफरत फैलाने का काम है और कुछ भी नहीं। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ झूठ और नफरत फैलाने का ये काम कर रहा है। ये समाजों में दूरियां बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये तो इसका खैर इसका एजेंडा है, ये काम कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन अफसोस की बात सबसे बड़ी क्या है कि इसको कोई रोक नहीं रहा है। इसको सरकार नहीं रोक रही है, इसको सत्ता नहीं रोक रही है। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि मैं आपको यूपीएससी से जुड़ी एक बात बताऊंगा। शायद अधिकतर लोगों को यूपीएससी के परीक्षा पैटर्न के बारे में पता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला रट्टू तोता है या उसने स्कूल और कॉलेज के अंदर 100% मार्किंग लाया है, रट के, समझ के नहीं, तो वो हो सकता है यूपीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन में भी वो 100% मार्किंग लाया हो। अगर वो प्रीलिम्स किसी तरह निकाल भी ले तो
उसको मेंस के एग्जाम में, अगर वो रटने वाला है और उसको रट के याद करने की आदत है और वो किताबें की किताबें रट डालता है, वो उसको भी अगर उसके यूपीएससी के मेंस एग्जाम में 2 घंटे की जगह आप 3 घंटे भी दे दो और उसको एक लाइब्रेरी में भी बिठा दो, तब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका कामयाब होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ काबिल ही इस परीक्षा को क्रैक कर सकता है। आप इस परीक्षा की विश्वसनीयता और ये क्यों इसको इतना भारत की सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एक आईआईटी के अंदर रैंक करने वाला वो कितने परसेंट लाता है, 90%, 100%, और वो आईआईटी में एग्जाम पाता है। और यूपीएससी में जाने वाला, यूपीएससी में सेलेक्ट करने वाला जो टॉपर है, उसके कितने परसेंट होता है आपको पता है? अगर वो 55% या 60% के बीच में अगर ले आता है ना, तो वो यूपीएससी ऑल इंडिया टॉप करता है, वो टॉपर होता है। पिछले 10 सालों के टॉपर के परसेंटेज निकाल के देख लेना कि जो टॉप बने। बाकी आईएएस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर बाकी आईएएस भी हैं, उनके भी अगर परसेंटेज निकाल के देखोगे तो मुश्किल से 5% का फर्क होता है। ये ऐसी ही परीक्षा होती है। यहां तक कि इसके अंदर जो रिजर्वेशन के अंदर जो जितनी भी भाग आते हैं, उसमें जो नंबरों का फर्क होता है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। जिस तरीके से आईआईटी या दूसरे एग्जामों के अंदर होता है कि जो जनरल है उनका जो कट ऑफ जारी है 90% जारी है, और जो एसटी एससी है उनकी जो कट ऑफ जारी है वो 40% जारी है। यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप पूरा इतिहास उठा के देख लेना। ये मुसलमानों की तो क्या बात करता है, यूपीएससी किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं करता, और ये इस पे सवाल उठा रहा है। इसका काम सिर्फ नफरत फैलाना है, ये सिर्फ नफरत फैलाने का ही काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।